हेलो डियर स्टूडेंट, वेल सिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूबगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद मिश्रा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का अब चैप्टर फर्स्ट है यानी कि भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड से आरंभ करेंगे। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा चैप्टर है और एक ही वीडियो में यह समाप्त भी हो जाए। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स पेन लेकर के बैठे, वीडियो को डाउनलोड कर लिया कीजिए। अगर प्रॉब्लम होती है नेट वगैरह का तो वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग आराम से देखिए, नोट्स बनाइए और नोट्स जो मैं बोलता हूँ उसको भी बनाइए। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बाद में वीडियो को रोक रोक कर भी आप लोग बनाया करें, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग बनाया करें। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग कमेंट जरूर किया करें, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होती है, ताकि कोशिश किया जाए कि दूसरे वीडियो जो है वो इससे बेहतर बनाया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का पहला चैप्टर है, पहला इकाई है, वो है भौतिक जगत। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन पूरा फिजिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत है। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने बता दिया था कि साइंस क्या चीज होता है। और साइंस मैंने बताया था कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। फिर मैंने ये भी डिटेल्स बताया था कि विज्ञान व सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान है जो भली भांति प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित होता है। और जो साइंस है वह ये पूरा सब लोग, ऐसे नहीं है कि कोई एक कह दिया कि हाँ ये चीजें सही है तो हम लोग मान लेते हैं। यह क्या होता है कि सबके लिए ये होता है, यह व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है ना, ये सभी के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक बता दिया था कि साइंस क्या होता है। साइंस क्या मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसका में हम अब पार्ट शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान से। तो आइए पढ़ते हैं ये भौतिक विज्ञान क्या है। हेडिंग लगाएंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो जैसे कि मैंने भौतिक विज्ञान में लिख दिया कि जैसे लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब यह भौतिक विज्ञान एक नियम होता है जो कि हमको ये बताता है कि भौतिक ही संसार है क्या। ये भौतिक संसार में जो भी चीजें हम जागने के बाद और सोने से पहले जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, ये घटनाएं देखते हैं, वह सभी के सभी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो अगर जाना जाए तो भौतिक विज्ञान क्या है तो हम ये जानेंगे, आप लोग लिख भी सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकृति क्या है, जैसे हम लोग भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, जो भी जो मानना, तो वह हमारा जो फिजिक्स है उसी चीज को ये प्रकृति बोलता है। जो हम लोग भगवान कहते हैं उसी को प्रकृति बोलता है। हम ये जानते हैं भगवान ने ये किया, लेकिन हम ये गॉड ने ये किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो भौतिक विज्ञान उसमें छिपा होता है, फिजिक्स होता है। अब जैसे अगर कोई ये भौतिक विज्ञान, जैसे हम लोग ये जाने जैसे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ये सब भौतिक घटनाएं हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का लगना, पानी का उबलना, मतलब पानी क्यों उबलता है। फिर इसी तरह साबुन का बुलबुला बन जाना, साबुन का जो बुलबुला होता है वह रंगीन दिखाई देना। साबुन जो जल की बूंदें होती हैं, अगर वो छोटी बूंदें होती हैं तो गोलाकार होती हैं, बड़ी हो गई तो वो चिपट जाती हैं, क्यों। तो ये इसी तरीके से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों। सूर्य के उदय और अस्त होते समय इसका कलर लाल क्यों दिखाई देता है। ये सभी घटनाएं जो भी हम पढ़ते हैं वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी कि एक भाषा में अगर हम लिखना चाहें तो भौतिक विज्ञान में हम लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब जैसे ये आता है कि दिन और रात क्यों होता है, तो ये जिस शाखा में, साइंस के जिस शाखा में हम अध्ययन करेंगे उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसका रीजन भी जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, तो वो सब रीजन जो होते हैं सभी कहीं न कहीं भौतिक विज्ञान है। अभी देखिए, जैसे अगर ये बात किया जाए कि भौतिक विज्ञान का 2 काम मेन रूप से होता है। पहला तो ये होता है कि यूनिफिकेशन, इसका काम यह है यह एकीकरण करता है, यानी कि कई घटनाओं को केवल एक सिद्धांत द्वारा ये बताता है। जैसे
अभी हम ये कहें कि ऊपर से सेब पेड़ है, पेड़ से सेब गिर जाता है, क्यों? तो आप सभी लोग बताएंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर मैं कहें ये मार्कर है, मार्कर को मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया, क्यों? आप बताओगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये दो चार चीजें जो भी है वो सभी के सभी कहां से हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण हो गए। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का जो जल होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो दोनों चीजों का इस तरह और भी होंगे कई, दो तीन की ये चीजें आ गई, तो किसके कारण? कई घटना जो है वो केवल और केवल एक सिद्धांत द्वारा दिया जाता है, इसको यूनिफिकेशन कहते हैं। और भौतिक विज्ञान क्या करता है? जो बड़ी से बड़ी चीजें होती हैं उनको पार्ट वाइज अध्ययन कराता है, कि छोटी छोटी चीजों का अध्ययन कराता है, छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करते करते फिर सभी को एकीकरण कर दिया जाता है। इसको यूनिफिकेशन बोलते हैं, एकीकरण बोलते हैं भौतिक विज्ञान का। अब अगर ये आता है कि भौतिक विज्ञान में भी कई प्रकार होते हैं, भौतिक विज्ञान का देखेंगे तो बहुत शाखाएं इसकी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इसकी शाखा है वो दो शाखा है। उस दो शाखा की इसको आप हेडिंग लगा सकते हैं, भौतिकी का प्रयोजन या स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो इसके दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से। एक जो होता है माइक्रोस्कोपिक, या इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं स्थूल भौतिकी। इसी को क्या कहते हैं? स्थूल भौतिकी। और जो दूसरा होता है उसको हम माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम कहते हैं, इसको हम सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म भौतिकी। तो एक होता है स्थूल भौतिकी, इसी को हम यहाँ लिखना चाहें तो लिखेंगे, एक जो होता है क्या होता है? स्थूल भौतिकी, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी क्या चीज होता है? तो स्थूल भौतिकी के अंतर्गत हम पार्थिव व खगोलिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी कि बड़े बड़े चीजों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम स्थूल भौतिकी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्थूल भौतिकी कहते हैं। जैसे चंद्रमा का, तारा का, पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब जितने भी मतलब इनके बीच होने वाली क्रियाओं का या बड़े बड़े चीजों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्थूल भौतिकी कहते हैं। अब ये जो स्थूल भौतिकी होता है यह भी, इसमें भी कई प्रकार से इकाइयां होती हैं, कई प्रकार इसकी भी शाखाएं हैं। जैसे अगर पहला शाखा जो कि हम लोगों को कक्षा 11 और 12 में दोनों में पढ़ना है, वहां से अगर हम बात करें तो पहला जो आता है वह मैकेनिक्स होता है, जिसको आप यांत्रिकी बोलते हैं। ये मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी क्या है? तो यांत्रिकी का मतलब ये होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों अर्थात द्रव्यों तथा उनके गुणों के संगठनों, संरचना आदि का अध्ययन करते हैं, उनके नियमों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। जैसे जड़त्व क्या चीज होता है, बल क्या चीज है, फिर इसी प्रकार से जो गति के समीकरण हम लोग प्रूफ करेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, ये सभी चीजें जितने भी आएंगे वो सभी के सभी क्या चीज होते हैं? मैकेनिक्स होते हैं, यांत्रिकी होते हैं। जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या चीज होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, ये सब चीजें जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं? यांत्रिकी होते हैं। अब दूसरा आता है, इसी का दूसरा जो है वो होता है थर्मोडायनामिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का मतलब ये होता है, नोट कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के बीच ऊष्मा के आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, कम हो गया, क्यों कम हो गया, उसमें किसमें ऊष्मा कम है, किसमें ऊष्मा ज्यादा है। आप लोग पढ़ रखे होंगे 9 में कैलोरीमिति का सिद्धांत, उसको भी इसी में पढ़ा जाता है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा जाता है। फिर इसी तरीके से और भी इसमें जैसे कार्य और ऊष्मा का तुल्यता क्या होता है, उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ेंगे। हमको ठंडी में ठंड और गर्मी में गर्म क्यों लगता है, उसका भी रीजन हम लोग किसमें पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ये ऊष्मा पंप जो होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह भी होता है, इसको भी हम लोग इसे पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, ऊष्मागतिकी में। फिर नेक्स्ट आता है वो है एक्सीलरेशन एंड वेव्स, यानी कि दोलन तथा
तरंगे। दोलन तथा तरंगे का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु आप लोग देखते होंगे कंपन करता है, तो उसका हम लोग रीजन पता करेंगे, ये कंपन क्यों करता है, ये गति क्यों कर रहा है, इसके कंपन होने का कारण क्या है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन एंड वेव्स, दोलन तथा तरंगे। इसमें हम लोग वो जो आप लोग पढ़े भी होंगे 9 में, जैसे अनुप्रस्थ तरंग, रुदैर्ध्य तरंग, ये सब जो भी है हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोलन तथा तरंगों में। और दोलन तथा तरंगों के बारे में अगर डिटेल्स पढ़ा जाए तो और अच्छा होगा, और उसको हम पढ़ाएंगे भी, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है आपके। तो उसमें क्या चीज होता है कि एक चीज और भी ध्यान दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक तो नाम आता है अरस्तु का। एक चीज और भी ध्यान दें, जैसे ये सही है कि कई तरीके से होता है कि आप गूगल करेंगे तो गूगल पे दिखाएगा कि आइंस्टीन होता है, न्यूटन्स भी होते हैं, रदरफोर्ड, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन सही जो है भौतिक विज्ञान के बारे में अगर बात किया जाए तो हमने तो यही पाया है कि जो भौतिक विज्ञान के जनक है वो अरस्तु है। और अरस्तु एक दार्शनिक थे, इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ हैं सभी के सभी मोशन करते हैं, सभी दोलन करते हैं, हम और आप भी करते हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, ये भी कर रहा है। अब बात ये आती है कि सर अगर ये सब गति करते हैं तो हम स्थिर क्यों हैं, क्यों दिखाई, क्यों नहीं हम मोशन कर रहे हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो गति होता है ना वह एक दूसरे के सापेक्ष होता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको सापेक्षता का सिद्धांत, उसमें डिटेल्स बताएंगे। फिर एक सापेक्ष होता है, एक ही वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थिर अवस्था में हो सकती है, और वही वस्तु किसी अन्य दूसरे वस्तु की अपेक्षा गति में भी होता है। तो वो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे जाने ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं हमेशा ऑलवेज मोशन में होती हैं। नेक्स्ट आता है जो इसका स्कोप आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इसमें हम लोग विद्युत से और चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उससे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आवेश क्या होता है, कूलाम्ब ला क्या होता है, वैद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, हमको करंट क्यों लगता है, करंट कब लगेगा कब नहीं लगेगा, तो कब फ्लो, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स ला क्या होता है, ये जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या चीज है, आप लोग ये कुछ न कुछ सभी में से पढ़ते आए हुए हैं। ये ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाश संबंधी घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि का अध्ययन करते हैं। लेंस का, दर्पण का, और ये जो खगोल दूरदर्शी बनाया गया, सूक्ष्मदर्शी बनाया गया आदि का जो अध्ययन करते हैं वो आता है ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में। इतना तक। फिर नेक्स्ट जो आता है इसका दूसरा पार्ट होता है माइक्रोस्कोपी का, जिसी को क्या बोलते हैं, क्वांटम, इसको सूक्ष्म भौतिकी बोलते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं आधुनिक, तो ये आता है, इसको कहते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी हम लोग पढ़ेंगे, ये आता है कि सूक्ष्म मतलब क्वांटम में, तो इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स भी आप कर सकते हैं। इसको न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म वाले में छोटे चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे परमाणु का और का, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, परमाणु नाभिक का, ये सब जिसमें हम अध्ययन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, या फिर उसको सूक्ष्म बोलते हैं। इसको फिजिक्स में ये दूसरा होता है क्या, सूक्ष्म। अब देखिए हम लोग जो 11 में कवर करने वाले हैं वो ये है, यहां से ये तीनों जो है वो हम कक्षा 11 में कवर करने वाले हैं, और ये दोनों हम लोग 12th में, और ये वाला भी हम लोग इसमें 12th में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा यहाँ से मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑक्सीलरेशन एंड वेव्स जो है वो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जो है वो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज और भी यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये होती है कि भौतिक विज्ञान इतना तो है, इसके अंदर अब इसमें भी इसकी भी कई थी
फ्रेंचाइजी होगी, जो कि जैसे जैसे हमें पढ़ाते जाएंगे, जिस इकाई को मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आता है आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा समाज। हेडिंग लगाएं, ये है भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी व समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यह आता है कि ये जो भौतिक विज्ञान है वह हमारे जीवन में किस तरीके से यूज होता है। तो जैसे कि इसका एक एक का शब्द है, भौतिक विज्ञान का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। प्रौद्योगिकी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जो कारखाने होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह हो गया या बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने हो गए, वो प्रौद्योगिकी हो गया। और तीसरा जो समाज, समाज का मतलब जैसे हम हैं, आप हैं। तो इन तीनों में जो रिलेशन की अगर बात किया जाए तो एक चीज ये जानिए कि भौतिक विज्ञान, ये भौतिकी और प्लस प्रौद्योगिकी, भौतिकी और प्रौद्योगिकी दोनों जब मिलते हैं तब ये सही सही समाज बन पाता है। ठीक है, ये दोनों का जो मेल होता है उससे समाज अपने जीवन को अच्छी तरीके से यापन कर रहा है। जैसे देखिए, अगर हम ये बात करें भौतिकी, ये इसमें रिलेशन क्या है, तो भौतिकी क्या करता है, भौतिक विज्ञान क्या करता है, अपने नियम और सिद्धांत को, जो भी नियम और सिद्धांत बनाता है उसको देता है प्रौद्योगिकी को, कारखानों को, जो कि उसका बड़े बड़े औद्योगिक होते हैं उनको देता है। तो ये प्रौद्योगिकी क्या करता है कि भौतिक के नियम और सिद्धांत का यूज करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाता है जो मानव हित के लिए लाभदायक होता है। जैसे अब तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारे समाज के लिए फायदेमंद होता है। कि जैसे अगर मान लिया जाए कि जैसे एक्स किरण की खोज हुई, तो एक्स किरण की खोज होने से ये फायदा हो गया कि हमारे शरीर में अगर कहीं से कोई फ्रैक्चर है या कोई भी दिक्कत होती है तो उसका एक्सरे हो जाता है। ये दूसरी बात ये होती है कि जैसे अभी बर्नौली का प्रमेय पढ़ा जाए तो उससे जो ये हेलीकॉप्टर होता है उसका सिद्धांत से हेलीकॉप्टर हो गया, जो आवागमन के लिए आसानी हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे चीजें ये भौतिक विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का हम लोग यूज करके समझ, जैसे ये लाइट ही जल रही है, लाइट का ही लीजिए, तो ये भौतिकी अपने नियम और सिद्धांत को देता है और देने के बाद से ये प्रौद्योगिकी बड़ी मात्रा में उसका उत्पाद करता है जो हमारे और हमारे समाज के लिए लाभदायक होता है। और तीनों की अगर बात किया जाए तो यह एक दूसरे से उसी प्रकार से रिलेटेड होते हैं जिस प्रकार से किसी एक सिक्के में हेड और टेल होता है उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से ये होते हैं। या ऐसे फिजिक्स के भाषा में अगर आप समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक चुंबक की, तीनों एक चुंबक की भांति होते हैं जिसमें तीनों नॉर्थ और साउथ पोल जरूर रहेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो चुंबक ही नहीं है। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। एक बात किया जाए, मान लिया जाए कि भौतिक विज्ञान अपने नियम और सिद्धांत को दिया इसको प्रौद्योगिकी को, प्रौद्योगिकी क्या करता है उसके नियम और सिद्धांत को लेके अधिक उपयोग करके बढ़िया बढ़िया चीज बनाता है, लेकिन समाज में उसका यूज नहीं है। तो फिर ये अपने इस नियम सिद्धांत को देकर क्या करेगा, या ये खर्च करके बनाया है ये क्या करेगा, दोनों बेकार हो जाएंगे। फिर आता है कि अगर मान लीजिए कि समाज में, किसी समाज में आवश्यकता है, हाँ इस चीज की आवश्यकता है, तो अगर ये मान लिया जाए कि भौतिक विज्ञान अपने नियम और सिद्धांत को प्रौद्योगिकी को तो दे दिया, लेकिन प्रौद्योगिकी क्या करता है कि इसके नियम और सिद्धांत से अधिक मात्रा में उत्पाद नहीं बना रहा है तो हमारे समाज तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि प्रौद्योगिकी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए यूरिया, ये तो समझ में आता है कि साइंस का यूज करके यूरिया लैब में बनाया जा सकता है, लेकिन लैब में इतना यूरिया नहीं बनाया जा सकता कि जो हमारे खेतों में यूज हो सके, जितना आवश्यकता है उतना मिल सके। इसलिए हमको प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है।
फिर आता है, अगर मान लीजिए ये भी अपना कारखाना वगैरह खोल दिया, हाँ नियम और सिद्धांत मिलेगा, मैं बनाऊंगा, समाज भी कर रहा है, हाँ नई नई चीजें बनेंगी, लेकिन भौतिक विज्ञान में कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई नियम और सिद्धांत ही नहीं दे रहा है, तो ये फिर तीनों बेकार हो गए। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि भौतिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेटेड होते हैं, किसी एक के बिना ये अधूरे होते हैं। तो आप लोग भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज में ये लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वह समाज तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। भौतिक विज्ञान अपने नियम एवं सिद्धांत को प्रौद्योगिकी को देता है और प्रौद्योगिकी अधिक मात्रा में उत्पाद पैदा करता है, बनाता है, जो हमारे समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। अब यह आता है नेक्स्ट जो है वह होता है कि, और इस चैप्टर का जो सबसे मेन जो कि पूछा भी जाता है वह आपका है कि एक मूल बल, ठीक है, यह आता है कि मूल बल क्या है, यानी कि मूल बल जैसे अभी बात किया जाए तो बहुत सारे आपको बल मिलेंगे, जैसे श्यान बल मिलेगा, लेकिन हम लोग प्रकृति में मूल बल की अगर बात करें, यहाँ आप लिखेंगे कि हेडिंग लगाएंगे कि प्रकृति में मूल बल, हेडिंग लगाएं प्रकृति में मूल बल। तो हो गया हेडिंग क्या, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो स्टूडेंट बहुत सारे फोर्स है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे घर्षण बल, सीमांत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, बहुत सारे बल पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन इन सभी बलों को केवल और केवल 4 बलों में ही रखा गया है, बाकी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो बल है वह है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा वैद्युत बल, ठीक है, दूसरा क्या है वैद्युत बल। ये वैद्युत बल, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्षीण नाभिकीय बल जो होता है वो वीक फोर्स होता है। अगर बात करें ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं के मध्य जो फोर्स लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम मार्कर को छोड़ दें तो ये नीचे आ जाएगा, क्यों, तो बताएंगे आप गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी कि एक जो थिंग्स है, एक वस्तु है, वो मार्कर हो जाएगा, दूसरा पृथ्वी हो जाएगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी के कारण ये नीचे की तरफ आता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों के मध्य लगता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 2 द्रव्यमानों के मध्य लगता है। अगर मान लिया जाए एक द्रव्यमान m1 है और इधर से r दूरी पर एक द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल F होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल Fg, हम इसको लिख दें, तो गुरुत्वाकर्षण होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहां G को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। m1 और m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान और r इनके बीच का सेपरेशन होता है। इसी तरीके से वैद्युत बल पूछा जाए कि वैद्युत बल क्या चीज होता है, तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। जैसे 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसी तरीके से 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। जैसे 2 आवेश, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन जैसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बीच में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो फोर्स लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है, तो अगर मान लिया जाए कि एक आवेश Q1 है और r दूरी पर एक आवेश Q2 है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वैद्युत बल लगता है या इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वह होता है Fe से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो Fe बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। ये इसके मध्य लगने वाला बल है। अच्छा एक चीज और देखिए, यह जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमेशा आकर्षित करता है, लेकिन जो वैद्युत बल होता है ना, वह क्या होता है, आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है, लेकिन दोनों के लिए फार्मूला
यही रहता है। जैसे अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो आवेश हैं तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है जो आपका वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या चीज होता है, तो जो मूल कण है, मुख्य रूप से ऐसे आप कह सकते हैं, मूल कणों के मध्य लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। या और भी अच्छा इसका ये डिफिनेशन होता है कि किसी भी परमाणु नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल के द्वारा बने रहते हैं उसी को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि कोई परमाणु है तो इसका एक छोटा सा नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो फोर्स लगता है उसी को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल ये वीक फोर्स होता है और यह अस्थायी कणों के मध्य लगता है। जैसे आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अस्थायी कण होते हैं और ये अस्थायी कण जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसान, ये सब जो होते हैं वो अस्थायी कण होते हैं। तो इनके मध्य जो बल लगता है उसको क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। और क्षीण नाभिकीय बल उत्पन्न कब होता है, रेडियो एक्टिविटी के क्रिया में, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी के क्रिया में ये उत्पन्न होते हैं, तभी ये फोर्स कार्य करता है। तो ये रेडियो एक्टिव में उत्पन्न होते हैं। अब अगर बात किया जाए कुछ नोट्स की, तो नोट में पहला ये आता है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है, ऐसे आप समझे कि वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल जो होता है वो सबसे प्रबल होता है और उससे कम वाला जो हो सबसे प्रबल बल क्या कहता है, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। और इससे जो छोटा होता है वो होता है वैद्युत बल, वैद्युत बल। फिर इससे जो छोटा होता है वो होता है क्षीण नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। फिर जो इससे छोटा या सबसे छोटा होता है वही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि सबसे प्रबल जो बल होता है वह क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है और सबसे क्षीण बल जो होता है वह क्या चीज होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अच्छा, इसमें अगर रेशियो की बात करें तो अगर ये 1 रहता है तो ये 10⁻² रहता है और ये 10⁻13 हो जाएगा और ये 10⁻38 हो जाता है। यानी कि प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना ज्यादा होता है। इसी प्रकार से 10⁻² ये है, यानी कि जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो वैद्युत बल से 10 यानी कि 100 गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत बल से 100 गुना होता है। और ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो क्षीण नाभिकीय बल से 10 के आगे आप 13 जीरो लगाइए, उतना गुना आप करते रहिए, गुना होता है। तो इस तरीके से आता है। एक चीज और भी आपसे पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि इसमें सबसे अधिक परास वाला कौन बल है, ठीक है। सबसे अधिक परास, परास का मतलब दूरी से है, सबसे अधिक परास वाला जो बल होता है वह है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे अधिक परास वाला बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और जो सबसे, ये ऐसे लिख सकती है कि जो सबसे कम परास का होता है, कम परास का बल है, उसको हम क्या चीज कहते हैं, वह है प्रबल नाभिकीय बल। ये होता है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। ये लगभग 10⁻15 मीटर पर ही लगता है। तो यहां से आपने सीखा कि ये प्रकृति में कितने मूल बल है, तो 4, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल है। ये इसको आपने डिटेल्स पढ़ा, ये पॉइंट नोट कीजिए क्या कि जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो सबसे, इसका मान सबसे ज्यादा होता है और जो सबसे दुर्बल है वो है गुरुत्वाकर्षण। परास का मतलब ये होता है कि कौन सा बल कितना अधिक दूर तक काम करता है। तो आप जानते हैं कि जो सबसे अधिक परास है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगता है।
पृथ्वी और सूर्य के भी बीच लगता है। तो ये देखिए दूरियां बहुत ज्यादा हैं, फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जबकि ये जो सबसे लो की बात किया जाए तो प्रबल नाम की बल 10 पर -15 मीटर तक ही केवल सीमित रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सबसे अधिक जो परास होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, और सबसे कम परास जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल का होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग एक चीज और भी याद करें कि कौन से वैज्ञानिक ने किस चीज का आविष्कार किया, ये कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वहां से हम लोग फिजिक्स अपना और सही से शुरू करेंगे, वो मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।